नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय जितेंद्र योगी सर। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के आगे के टॉपिकों की। हमारी बुक चल रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन। क्या रहेगा? सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन। सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर फील्ड, लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर फील्ड। सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन। देखो, सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन ज्ञात करने के लिए अगर हमें सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक निर्देश तंत्र मानना पड़ेगा। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? एक निर्देश तंत्र मानना पड़ेगा। हमने क्या कर ली? एक निर्देश तंत्र की कल्पना कर ली। ये इसका मूल बिंदु हो गया, ये इसकी एक्स डायरेक्शन हो गई, ये इसकी वाई डायरेक्शन होगी। हमने क्या कर ली? सदिश क्षेत्र में को, जो सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एक निर्देश तंत्र माना। इस निर्देश तंत्र में दो बिंदु हैं। कितने पॉइंट हैं? 2 पॉइंट है। कितने पॉइंट हैं? 2 पॉइंट है। इसको नाम दे दिया हमने P और इसको नाम दे दिया Q नाम दे दिया। अब इन दोनों पॉइंटों को किसी पथ द्वारा क्या कर देते हैं? हम जोड़ देते हैं, यानी कि कनेक्ट कर देते हैं। किसी भी रूट द्वारा इनको क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। तो इससे हमारी एक लाइन का निर्माण हो गया। एक लाइन बन गई PQ लाइन। कौन सी लाइन बन गई? PQ लाइन बन गई। तो देखिए कि PQ लाइन बन गई। अब हम इस लाइन को क्या करते हैं? छोटे छोटे पार्ट्स में अल्पांश लंबाई में क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। अल्पांश लंबाई में क्या कर देते हैं? डिवाइड करते हैं, यानी कि इस लाइन के छोटे छोटे पार्ट कर देते हैं। तो बहुत सारे पार्ट हम कर सकते हैं इसके, छोटे छोटे और भी छोटे कर सकते हैं, है ना। तो हम इसके बहुत सारे पार्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर हम इस निर्देश तंत्र में अगर बात करें कि इस निर्देश तंत्र में जो हमारा क्षेत्र है, यानी वेक्टर फील्ड है, वो कौन सा है? ए वेक्टर है। कौन सा है? ए वेक्टर हमारा क्या है? इसमें क्षेत्र। अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमें क्या करना है? सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पॉइंट हम लिख देते हैं। सबसे पहले पॉइंट क्या करते हैं? निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? निर्देश तंत्र की कल्पना करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या हो गया? इस निर्देश तंत्र में दो बिंदु, इस निर्देश तंत्र में दो बिंदु मानते हैं। दो बिंदु मानते हैं। कौन से? P और Q। दो बिंदु मानते हैं P और Q। अब इन क्या करते हैं? इन दोनों बिंदुओं को किसी पथ द्वारा क्या कर देते हैं? संयोजित कर देते हैं। किसी पथ द्वारा क्या कर देते हैं? संयोजित कर देते हैं। अब संयोजित करते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है? जिससे हमारी PQ रेखा का निर्माण हो जाता है। PQ रेखा का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। और इसमें निर्देश तंत्र में, इस निर्देश तंत्र में जो सदिश क्षेत्र उपस्थित है, इस निर्देश तंत्र में जो सदिश क्षेत्र उपस्थित है वो क्या है? ए वेक्टर। तो हमने 5 पॉइंट लिखे। इन पांचों पॉइंट में हमने कुछ नहीं किया, केवल हमने इसके बारे में किया कि सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन हमें कैसे निकालना है। सदिश क्षेत्र के रेखीय समाकलन निकालने के लिए सबसे पहला पॉइंट कौन सा हो गया? निर्देश तंत्र की कल्पना करनी है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? इस निर्देश तंत्र में क्या करने हैं? दो बिंदु मेजर करने हैं। दोनों बिंदु क्या हो गए? P और Q। जब हमने दोनों बिंदु मेजर कर लिए तो इनको हमने क्या किया? किसी लाइन द्वारा ऐड कर दिया। इन्हें क्या कर दिया? किसी लाइन द्वारा संयोजित कर दिया, जोड़ दिया। तो हमारे पास PQ रेखा का निर्माण हो गया। देखिए PQ रेखा का निर्माण हो गया। अब क्या करते हैं? जो हमारा इसमें परिभाषित जो सदिश क्षेत्र है वो कौन सा हो गया? ए वेक्टर हो गया। क्या हो गया? ए वेक्टर हो गया। अब हम क्या करते हैं? देखिए भाई, अब हम क्या करते हैं? अब हमारे पास ऑप्शन क्या है कि इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है कि देखो, इस लंबाई को हमने क्या कर दिया? छोटे छोटी लंबाई के अल्पांश में, यानी अल्पांश लंबाई में, बहुत छोटी छोटी लंबाई में क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। तो हम क्या कह सकते हैं? अल्पांश लंबाई, या फिर क्या कह सकते हैं? PQ को अल्पांश लंबाइयों में विभाजित किया जाता है। PQ को अल्पांश लंबाइयों में विभाजित किया जाता है। तो अल्पांश लंबाई कौन सी हो गई? तो अल्पांश लंबाई कौन सी हो गई? जैसे dr1 वेक्टर कोमा dr2 वेक्टर कोमा dr3 वेक्टर कोमा dr4 वेक्टर डॉट 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 कहां से? drn वेक्टर तक। तो अल्पांश लंबाई कहां तक है? हम इसको n लाइन तक क्या कर सकते हैं? विभाजित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? n लाइन पर विभाजित कर सकते हैं। दूसरी बात, इस लंबाई के अनुदिश जो हमारा सदिश क्षेत्र है, अल्पांश लंबाई के अनुदिश
जो हमारा सदिश क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, a1 वेक्टर कोमा a2 वेक्टर कोमा a3 वेक्टर डॉट 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 an वेक्टर, क्या हो जाएगा an वेक्टर। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, तो हमारे पास ये क्या हो गया, a1 वेक्टर डॉट dr1 वेक्टर। क्यों करेंगे, क्योंकि सदिश क्षेत्र और अल्पांश लंबाई का क्या करते हैं, हम अदिश गुणनफल करते हैं। सदिश क्षेत्र, अब एक पॉइंट और लिखेंगे, सदिश क्षेत्र व अल्पांश लंबाई का अदिश गुणनफल, सदिश क्षेत्र व अल्पांश लंबाई का अदिश गुणनफल कर योग करने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे W से व्यक्त करते हैं, W से या गामा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करेंगे, गामा से व्यक्त करते हैं। तो देखिए भाई हमारे पास क्या है, इस लाइन को ध्यान से देखेंगे कि सदिश क्षेत्र और अल्पांश लंबाई का क्या करेंगे, हम अदिश गुणनफल करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे और उनका योग कर देंगे। तो जो राशि प्राप्त होगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इस W से रिप्रेजेंट करेंगे या गामा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, a1 डॉट dr1 ये क्या हो गया, a2 वेक्टर डॉट dr2 वेक्टर ये हो गया, a3 वेक्टर डॉट dr3 वेक्टर ये हो गया, a4 वेक्टर डॉट dr4 वेक्टर। इसे हम आगे तक अल्पांश लंबाई में क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो इसके अनुदिश सदिश क्षेत्र क्या होगा, वो भी बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 यानी n तक हो जाएगा। यानी सदिश क्षेत्र कहाँ तक हो जाएगा, n तक हो जाएगा और अल्पांश लंबाई भी कहाँ तक हो जाएगी, n तक हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि सदिश क्षेत्र और अल्पांश लंबाई का क्या करेंगे, हम अदिश गुणनफल करके टोटल होगा क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो गामा इज इक्वल टू W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 डॉट dr1 प्लस a2 डॉट dr2 वेक्टर प्लस a3 डॉट dr3 प्लस डॉट 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 an वेक्टर डॉट drn वेक्टर। तो अगर हमारे पास ये n की बहुत सारी ब्रांच है, हमें क्या करना है, टोटल का योग निकालना है, समीशन निकालना है। तो हम क्या कह सकते हैं, W इज इक्वल टू सिग्मा i1 टू n ai वेक्टर डॉट dri वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, वर्क आ गया। यानी रेखीय क्षेत्र का जो रेखीय है सदिश क्षेत्र का क्या आ गया, रेखीय समाकलन आ गया। नहीं हुआ अभी हमारे पास क्या हुआ, क्योंकि यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है, सिग्मा आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, सिग्मा आ रहा है। तो हमें सिग्मा को रिप्रेजेंट करना है, रिप्लेस करना है। तो क्या करेंगे हम, हमें पता है यदि dri वेक्टर बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो तो फलन सतत प्रेक्षित होगा, यानी सतत प्राप्त होगा, फलन सतत प्रेक्षित होगा, है ना। और हमें पता है सतत फलनों का योग समाकलन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, समाकलन के द्वारा किया जाता है, समाकलन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, समाकलन के द्वारा किया जाता है। अतः सिग्मा को समाकलन से प्रतिस्थापित करने पर, सिग्मा को समाकलन से प्रतिस्थापित करने पर, तो हम सिग्मा को समाकलन से प्रतिस्थापित कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, W इज इक्वल टू P से Q A डॉट dr वेक्टर, ए वेक्टर डॉट dr वेक्टर। इक्वेशन नंबर क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। इक्वेशन नंबर क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। हम क्या कह सकते हैं कि समीकरण एक सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन है, सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन का व्यंजक है, सदिश क्षेत्र के रेखीय समाकलन का व्यंजक है। अब देखो हमें इसका फिजिकल मीनिंग देखना है, भौतिकीय अर्थ देखना है। तो क्या करेंगे, अगर हम सीधा माने, यहां से इतने से में कर देते हैं इसको, अगर हमें माने यदि, या फिर क्या कह सकते हैं भौतिकीय अर्थ, तो भौतिकीय अर्थ निकालने के लिए हमें क्या करेंगे,
सीधा है, सदिश क्षेत्र की रेखीय समाकलन कर लेंगे। यदि सदिश क्षेत्र बल क्षेत्र हो तो, यदि सदिश क्षेत्र बल क्षेत्र हो तो बल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो बल को F से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां सदिश क्षेत्र कौन सा है? A वेक्टर। तो हम क्या कर सकते हैं कि A वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर। A वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F वेक्टर हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा है कि सदिश क्षेत्र यदि बल क्षेत्र हो तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी। तो हम क्या कह सकते हैं? W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस A की जगह क्या आ जाएगा? क्लोज ऑफ इंटीग्रेशन P से Q F डॉट dr वेक्टर, F डॉट dr वेक्टर, इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? समीकरण 2 रेखीय, समीकरण 2 सदिश क्षेत्र के, समीकरण 2 सदिश क्षेत्र के, या फिर लिख सकते हैं हम सीधा, हम बोल देते हैं कि समीकरण 2 क्या करती है? सदिश क्षेत्र के जो रेखीय समाकलन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? कार्य के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और ये कार्य किसके ऊपर निर्भर करता है? ये कार्य रिप्रेजेंट करता है किसके ऊपर करता है? ये प्रारंभिक अवस्था P और अंतिम अवस्था, यानी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो रेखीय समाकलन में जो बल होगा वो बल कैसा होगा? संरक्षी होगा। रेखीय समाकलन में जो बल होगा वो कैसा होगा? संरक्षी होगा। और यही इसका क्या है? फिजिकल मीन है। यही इसका क्या है? फिजिकल मीन है। तो एक बार देखिए, रेखीय समाकलन को समझने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? रेखीय समाकलन को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक निर्देश तंत्र को मानना है। क्या मानना है? एक निर्देश तंत्र। और उस निर्देश तंत्र में हमें 2 पॉइंट बिंदु मानने, 2 पॉइंट मेजर करने P एंड Q। फिर हम क्या करते हैं? उन दोनों पॉइंटों को किसी रूट द्वारा क्या कर देते हैं? हम इसको संयोजित कर देते हैं। किसी भी पथ द्वारा क्या कर देते हैं? संयोजित कर देते हैं। जब संयोजित कर देते हैं तो हमारे एक PQ लाइन का निर्माण होता है। कौन सी लाइन बन जाती है? PQ लाइन बन जाती है। जब PQ लाइन बन जाती है तो इसके अंदर क्या होता है? जो सदिश क्षेत्र है, जो सदिश क्षेत्र कौन सा परिभाषित है? A वेक्टर परिभाषित है। अब हम इसको क्या करेंगे? इस PQ लाइन को क्या करेंगे? अल्पांश लंबाइयों में क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। तो अल्पांश लंबाई dr1, dr2, dr3, dr4 और n तक लेके चलेंगे। कहाँ लेके चलेंगे? n तक लेके चलेंगे। और हमारा सदिश क्षेत्र भी इनके लिए अलग अलग होगा, यानी 1 के लिए A1, R2 के लिए A2, R3 के लिए A3 और डॉट 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 n तक। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या आता है कि अगर हम सदिश क्षेत्र को अल्पांश लंबाई से अदिश गुणनफल कर दे, सदिश क्षेत्र का अल्पांश लंबाई से अदिश गुणनफल कर दे और उनका टोटल योग कर दे, तो हमारे पास क्या होगा? जो राशि मिलेगी, जो क्वांटिटी मिलेगी, वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। और W या गामा से। तो यानी कि W मतलब वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन क्या होगा कि हमने इन सबको ऐड किया, टोटल निकाला सिग्मा की फॉर्म में। सिग्मा की फॉर्म में जो हमारा आया, हमने क्या करें? DRI बिलोंग्स टू 0 की DRI बिलोंग्स टू 0 है, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा? सतत होगा। और हमें पता है सतत फलनों का, जो हमें सतत फलनों को याद करने के लिए हमें सतत फलनों का जो योग होता है वो किसके द्वारा करता है? इंटीग्रेशन के द्वारा। किसके द्वारा? समाकलन के द्वारा। तो हम इस सिग्मा की साइन की जगह सिग्मा के साइन को रिप्लेस कर देते हैं और क्या ले आते हैं? इंटीग्रेशन ले आते हैं। अब इंटीग्रेशन रूट कौन सा हो गया? P से Q तक। रूट कौन सा हो गया? P से Q तक। यानी कि जो इसकी डिपेंडेंसी रहेगी किसके ऊपर रहेगी? P से Q तक रहेगी। यानी कि जो हमारा जो रूट है अंतिम अवस्था और प्रारंभिक अवस्था पर डिपेंड करेगा। अब देखिए, ये हमारा जो इक्वेशन आया, ये हमारे रेखीय समाकलन का व्यंजक आ गया। अब हमें भौतिक इसका फिजिकल मीनिंग निकालना है। क्या निकालना है? फिजिकल मीनिंग निकालना है। तो फिजिकल मीनिंग के लिए हमारे पास क्या आ गया? फिजिकल मीनिंग के लिए हमारे पास क्या आ गया? तो देखो, फिजिकल मीनिंग के लिए हमारे पास भौतिक अर्थ आ गया। यदि सदिश क्षेत्र क्या हो जाए? A वेक्टर इज इक्वल टू बल क्षेत्र हो जाए, A वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर हो जाए, तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं? इस A की जगह किसको रिप्लेस करेंगे? हम F को रिप्लेस करेंगे। तो हमारे द्वारा किया गया कार्य जो रेखीय समाकलन का जो हमारा आया, तो किए गए कार्य के तुल्य होता है, यानी बराबर होता है। डिपेंडेंसी शो करता है। डिपेंडेंसी किसके ऊपर शो करेगा? P और Q के। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा रेखीय समाकलन के अंदर जो फोर्स है, किसके ऊपर जो होगा फोर्स है, वो कौन सा फोर्स होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? कंजर्वेटिव फोर्स होगा, यानी संरक्षी बल होगा। यानी कि सीधा सीधा क्या है कि हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें निर्देश तंत्र मानना है, 2 पॉइंट मानने हैं P और Q, इन दोनों को संयोजित कर देना है, PQ रेखा का निर्माण करना है और सदिश क्षेत्र A वेक्टर लगाना है। देखो P और Q हमने काट दिया और ये हमारा सदिश क्षेत्र हो गया। और ये हमने क्या कर ली? इसको निर्देश तंत्र, किसको मान लिया? निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना और इसको हमने कैलकुलेट कर लिया। कॉन्सेप्ट क्या क्या करने हैं, सबसे पहले क्या हो गया, इस जो अल्पांश लंबाई है इसको क्या करना है, विभाजित करना है। अल्पांश लंबाई को जो विभाजित करते हैं dr n तक लेके जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इनके अनुदिश क्या लगता है, सदिश क्षेत्र लगता है। सदिश क्षेत्र क्या हो गया, a से n तक हो गया। फिर हम क्या करते हैं, a डॉट dr यानी कि क्या करते हैं, अदिश गुणनफल करके इनका क्या करते थे, टोटल। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ सबका अदिश गुणनफल कर दिया और टोटल कर दिया। सबका अदिश गुणनफल करके टोटल कर दिया, सबकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, w इज इक्वल टू ये। और हमें पता है कि अब अगर हम इस DRI की वैल्यू 0 कर दे, बिलोंग्स टू 0, तो फलन कैसा होगा, सतत होगा। और सतत फलनों का योग किससे निकाला जाता है, समाकलन से निकाला जाता है। तो हम जो सिग्मा है उसकी जगह क्या कर देंगे, समाकलन को रिप्लेस कर देंगे। सिग्मा की जगह क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो यहाँ हम क्या ले लेंगे, समाकलन P2Q ए डॉट दिया। ये हमारे पास क्या गया, सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन आ गया। फिजिकल मीन निकालना है तो हमें पता है सदिश क्षेत्र किसके होता है, सदिश क्षेत्र अगर बल क्षेत्र है, सदिश क्षेत्र कैसा है, एक बल क्षेत्र है, फोर्स क्षेत्र है, फोर्स फील्ड है। तो ए इज इक्वल टू एफ, ए वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर हो गया। तो उस कंडीशन में हमने क्या कर दिया, यहाँ ए की जगह सदिश क्षेत्र की जगह ए, यहाँ सदिश क्षेत्र था, हमने यहाँ फोर्स रख दिया, बल क्षेत्र रख दिया। तो ये हमारा फिजिकल मीन हो गया। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि सदिश क्षेत्र के रेखीय समाकलन से जो बल प्राप्त होता है वो फोर्स होता है। वो कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, संरक्षी बल होता है। तो ये हमारे सदिश क्षेत्र का रेखीय समाकलन हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो से कुछ नया सीखने को मिलता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।